नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत जो अध्याय 19 है, चैप्टर 19 है, जिसमें वारंट ट्रायल का उल्लेख किया गया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है इसी पर चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, दंड की मात्रा के आधार पर मामलों को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहले वे मामले जो कि 2 वर्ष से अधिक के दंड से दंडनीय है, जिन्हें हम वारंट मामला कहते हैं, और ऐसे मामले जो कि 2 वर्ष से कम के दंड से दंडनीय है, उन्हें हम समन मामला कहते हैं। इन दोनों के संबंध में जो है 2 ट्रायल हमारी सीआरपीसी में व्यवस्थित हैं। एक है वारंट मामलों पर संस्थित मामलों की ट्रायल और दूसरा जो है समन मामलों की ट्रायल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है वारंट मामलों की ट्रायल जो कि मजिस्ट्रेटों के समक्ष चलती है, उस पर आज हम जो है यहां पर चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, वारंट ट्रायल के अंतर्गत जो है सेक्शन 238 से लेकर सेक्शन 250 तक टोटल 13 धारा है, टोटल 13 सेक्शंस हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि हमने जब सेशन ट्रायल पढ़ी थी तो सेशन ट्रायल में भी कितनी धाराएं थी? टोटल 13 धाराएं थी, 13 सेक्शन थी। तो यहां पर भी जो है वारंट ट्रायल में जो है 13 सेक्शंस हैं, 13 धाराएं हैं। अब इन 13 धाराओं को जो है हमारी इस एक्ट के अंतर्गत जो है इन्हें 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसको आप समझ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो है 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला भाग पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों के लिए, मतलब ऐसे मामले जो कि पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट के सामने संज्ञान लिया गया है या मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्थित किए गए हैं, उनका विचारण कैसे चलेगा, उनकी ट्रायल कैसे चलेगी, उसके बारे में प्रोविजन है। सेक्शन 238 से लेकर सेक्शन 243 तक टोटल 6 धाराएं हैं। फिर इसके बाद जो है हमारा बी पार्ट है, जो बताता है पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधारों पर संस्थित मामले। ऐसे मामले जो कि पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित न होकर किसी अन्य आधार पर जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है संस्थित किए गए हैं, उन मामलों में ट्रायल कैसे चलेगा, उन मामलों में वारंट ट्रायल कैसे चलेगी, उसके बारे में प्रोविजन है। इसके अंतर्गत जो है धारा 244 से लेकर धारा 247 तक, सेक्शन 244 से लेकर सेक्शन 247 तक के प्रोविजंस हैं, जो कि टोटल 4 सेक्शंस हैं, 4 धाराएं हैं। इसके बाद जो है जो सी पार्ट है, आखिरी वाला पार्ट है, जिसमें जो है विचारण की समाप्ति से संबंधित प्रोविजन है, जैसे कि दोष सिद्धि, दोष मुक्ति और भी इसी प्रकार के प्रोविजंस हैं, जो कि धारा 248 से लेकर सेक्शन 250 तक टोटल 3 धाराओं में वर्णित हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से जो है इस ट्रायल में जो है टोटल 30 सेक्शन है, जो कि 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो मित्रों देखते हैं, शुरू करते हैं हम आज का हमारा ये वीडियो कि कैसे वारंट ट्रायल चलेगा, कैसे कैसे प्रोसीडिंग होगी। तो शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो। मित्रों, वारंट ट्रायल के अंतर्गत जो सबसे पहली ट्रायल है वो है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों में वारंट ट्रायल। जब कभी भी कोई मामला पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है या संस्थित किया जाता है, तब जो है कैसे ट्रायल चलेगी, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे ट्रायल में, इन सब बातों का उल्लेख जो है धारा 238 से धारा 243 तक, सेक्शन 238 से लेकर सेक्शन 243 तक प्रोवाइडेड है। अब मित्रों यहां पर जो है सबसे पहले ट्रायल को प्रारंभ करने से पहले एक प्रक्रिया न्यायालय को फॉलो करनी होती है। एक जो है न्यायालय को धारा 207 का अनुपालन देखना होता है। तो सबसे पहले जो है धारा 238 में यही प्रावधान किया गया है कि मजिस्ट्रेट जब अभियुक्त उसके समक्ष हाजिर कराया गया है या उसके समक्ष हाजिर है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले ट्रायल को प्रारंभ करने से पहले मजिस्ट्रेट क्या सुनिश्चित करेगा कि धारा 207 का अनुपालन करा दिया गया है या नहीं कराया गया है। अगर करा दिया गया है तो वह आगे जो है कार्रवाई करेगा, विचारण को आगे लेकर जाएगा। लेकिन अगर नहीं कराया गया है तो सबसे पहले वो जो है धारा 207 का अनुपालन कराएगा। धारा 207 में क्या बात है, क्या कहा गया है? धारा 207 में कहा गया है कि जो भी उस मामले से संबंधित दस्तावेज जो पुलिस अधिकारियों ने जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए हैं, उन सब की एक कॉपी निशुल्क जो है अभियुक्त को देनी होगी, जिससे कि वह अपना
न्यायालय में अपनी प्रतिरक्षा जो है सही तरीके से कर ले। तो यहाँ पर जो है वारंट ट्रायल स्टार्ट करने से पहले धारा 207 का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। अब जब धारा 207 का अनुपालन करा दिया गया, अब जो है वारंट ट्रायल आगे चलेगी। तो इसके अंतर्गत जो है सेक्शन 239 बोलती है अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, मजिस्ट्रेट के सामने जो है पुलिस रिपोर्ट पर मामला आया, मजिस्ट्रेट ने जो है पुलिस रिपोर्ट का जो है परिशीलन किया, उसको जो है देखा, उसके बाद जो है अभियोजन ने जो भी मामला रखा उसको सुना। इसके साथ साथ अगर आवश्यकता हुई तो अभियुक्त की जो है परीक्षा की, और इन सब बातों को या इन सब प्रक्रियाओं को करने के बाद मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अभियोजन के पास अभियुक्त के विरुद्ध जो है पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, या ऐसी कोई उपधारणा क्रिएट नहीं होती है कि अभियुक्त ने अपराध किया है। तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है धारा 239 के अंतर्गत, सेक्शन 239 के अंतर्गत अभियुक्त को जो है डिस्चार्ज कर देगा, उन्मोचित कर देगा। अब यहां पर आगे समझिएगा कि अगर दस्तावेज इतने पर्याप्त हैं, पुलिस रिपोर्ट इतना पर्याप्त डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें इतनी पर्याप्त सामग्री है कि अभियुक्त के विरुद्ध जो है मामला बढ़ रहा है, न्यायालय को यह उपधारणा करने के लिए उतनी सारी सामग्री न्यायालय के समक्ष मौजूद है कि ऐसा प्रतीत प्रामा फेसली प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभियुक्त ने अपराध किया है। तो ऐसी स्थिति में जो है अगली धारा एप्लीकेबल हो जाएगी। धारा 240 के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाएंगे, मतलब अभियुक्त के विरुद्ध जो है चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे जिससे कि आगे ट्रायल चले। तो चार्जेस फ्रेम करने में जो है कैसे क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। पहली बात तो चार्जेस जो है लिखित रूप में विरचित किए जाते हैं, लिखित रूप में जो है उनको बनाया जाता है। इसके बाद जो है अब आरोप जो है अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाते हैं और समझाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप जब जजमेंट राइटिंग करेंगे तो जब आप चार्जेस बनाएंगे तो आप जो है वहां पर मजिस्ट्रेट लिखता है कि अभियुक्त को जो है आरोप विरचित करने के बाद आरोप जो है पढ़कर सुनाया और समझाया गया और अभियुक्त ने, तो इस तरह के आप वाक्यांश लिखते हैं तो आपको ध्यान होगा। तो यहां पर जो है अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह अपराध का अभिवाद करना चाहता है या विचारण चाहता है। मतलब अगर यहीं पर अभियुक्त जो है अपराध को स्वीकार कर लेता है तो बहुत हद तक मामला यहीं पर जो है ट्रायल एंड होने की संभावना होती है। तो अभियुक्त से पूछा जाएगा कि क्या वह मामले को स्वीकार करता है, जो उस पर आरोप लगे हैं उनको वो स्वीकार करता है। अगर अभियुक्त जो है ऐसे मामले को स्वीकार कर लेता है तो ऐसी स्थिति में अगली धारा एप्लीकेबल हो जाएगी, धारा 241। यह बोलता है दोषी होने के अभिवाद पर दोष सिद्धि। ध्यान दीजिएगा यहां पर कि अभियुक्त ने जो है अभिवाद कर लिया है, अपनी प्ली कर ली है, स्वीकार कर लिया है कि उसने जो है अपराध किया है। तो ऐसी स्थिति में ये धारा 241 ये कहती है कि मजिस्ट्रेट जो है स्वविवेक अनुसार इस अभिवाद को सुनने के बाद जो है अभियुक्त को दोष सिद्ध कर सकता है। लेकिन अगर उसे ऐसा प्रतीत होता है कि दोष सिद्धि या अभिवाद जो अभियुक्त कर रहा है वो जो है स्वतंत्र नहीं है, उसमें जो है किसी ना किसी प्रकार का कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो कि कह सकते हैं विधिक नहीं लग रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि दुसंधि हो सकती है, यह हो सकता है कि अभियोजन और अभियुक्त के या इन पक्षकारों के बीच में जो है हो सकता है कोई कह सकते हैं कि किसी प्रकार की जो है तालमेल बैठाया गया हो, लेन देन हुआ हो, जिस कारण से अभियुक्त जो है क्या कर रहा है, अभिवाद कर रहा है। तो इन सब चीजों पर विचार करने के बाद अगर न्यायालय को यह लगता है, मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि दोष सिद्धि यहां पर करना पर्याप्त नहीं होगा, मामले को गुणागुण पर सुनना चाहिए, तो वह आगे की प्रोसीडिंग करेगा। लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि दोष सिद्धि जो है, अभिवाद जो है यह पर्याप्त है और अभिवाद जो है सही तरीके से किया गया है, तो न्यायालय जो है यहां पर अभियुक्त को कन्विक्ट कर सकता है। और जब कन्विक्ट कर लेगा तो कन्विक्शन के बाद जो है जो कार्रवाइयां होती हैं, जैसे कि धारा 360 का अनुपालन, परिवीक्षा अधिनियम का अनुपालन, मामले में पूर्व दोष सिद्धि वगैरह देखना, इसी के साथ साथ जो है यहां पर ये सारी कार्रवाइयां करने के बाद जो है न्यायालय दंड के प्रश्न में सुनेगा और यहां पर दंडादेश देकर ट्रायल को समाप्त कर देगा धारा 241 के अंतर्गत। लेकिन अगर अभियुक्त जो है
अभिवाक नहीं करता है, धारा 241 के अंतर्गत जो है अभियुक्त प्ली नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अब जो है अभियोजन को यह कहा जाएगा कि अब वह अपने साक्ष्यों को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। मतलब कि धारा 243 जो है सेक्शन 242 जो है अभियोजन के लिए साक्ष्य की व्यवस्था करती है। इसके अंतर्गत यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार करता है या अभिवचन नहीं करता, देखिए किन किन कारणों पर मामला 242 पर आएगा। तो सबसे पहले अभियुक्त जो है इनकार कर दिया उसने, या फिर अभिवचन नहीं किया, प्ली नहीं की, या फिर विचारण किए जाने का अभियुक्त दावा करता है, प्ली ना कर वो दावा कर रहा है कि आप तो विचारण चलाइए, वहां पर जो है जो भी निकल कर आएगा मैं उसको स्वीकार करूंगा। और इसके बाद जो है अगला जो है कि मजिस्ट्रेट जो है अभियुक्त को धारा 241 के अधीन दोषित नहीं करता है। अभियुक्त ने प्ली करी, देखिए यहां पर हमने देखा कि यहां पर मजिस्ट्रेट की स्वविवेकी शक्ति है कि धारा 241 के अंतर्गत अगर अभियुक्त ने अभिवाक कर लिया है उसके बाद भी मजिस्ट्रेट जो है सेक्शन 242 के अंतर्गत जो है आगे कार्रवाई कर सकता है, अभियोजन के लिए साक्ष्य ले सकता है अगर 241 में दोषित नहीं किया गया है। तो यहां पर जो है अभियोजन के साक्ष्य प्रारंभ होंगे। अब ऐसे साक्ष्य के प्रारंभ में अगर अभियोजन ये चाहता है किसी साक्षी को न्यायालय में उपस्थित किया जाए तो न्यायालय आदेशिकाएं जारी करेगा। अगर अभियोजन चाहता है कि किसी दस्तावेज को, किसी चीज को न्यायालय में बुलवाया जाए, ऐसे व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी दस्तावेज है उसको विवश किया जाए, आदेशिकाएं जारी की जाएं, तो यहां पर जो है यह सारी आदेशिकाएं वगैरह जारी होंगी और जो है अभियोजन के साक्ष्य लिए जाएंगे। अब यहां पर एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी सेक्शन 242 के अंतर्गत अभियोजन के साक्ष्य प्रारंभ होते हैं तो यहां पर अब यह इस बात का उल्लेख किया गया है परंतु यह कि मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान अभिलिखित साक्ष्यों के कथनों को अभियुक्त को अग्रिम प्रदान करेगा। मतलब अभियोजन के साक्ष्यों को प्रारंभ करने के पहले अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई अभिकथन जो है अभिलिखित किए गए थे तो उन सब की कॉपियां या उन सब की जो कॉपियां हैं वह अभियुक्त को अग्रिम रूप से दी जाएंगी। तो यहां पर यह सारी कार्रवाई है सेक्शन 242 के अंतर्गत। अब यहां पर जब अभियोजन के साक्ष्यों को ले लिया, अभियोजन की सारी बात सुन ली, तो अगली स्टेप आएगी प्रतिरक्षा का साक्ष्य। मतलब अब अभियुक्त को अवसर दिया जाएगा कि वो अपनी डिफेंस में अपने साक्ष्यों को रखे। अब यहां पर आप बात समझिएगा, जब हमने सेशन ट्रायल देखी थी तो हमने एक स्टेप और देखा था। हमने स्टेप देखा था कि अभियोजन के साक्ष्यों को सुनने के बाद अगर सेशन न्यायालय को यह लगता था कि अभियोजन के पास उतने पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो वह अभियुक्त की जो है अभियुक्त के साक्ष्यों को सुने बगैर ही वह जो है अभियुक्त को दोष मुक्त कर सकता था, वहां पर कर सकता है। लेकिन वारंट ट्रायल में वह स्टेप नहीं है। यहां पर जो है 243 के अंतर्गत प्रतिरक्षा का साक्ष्य जो है अभियुक्त जो है अपनी डिफेंस में अपने एविडेंसेस को पेश करेगा। यहां पर अगर वह न्यायालय से यह निवेदन करता है कि न्यायालय जो है किसी साक्षी को बुलाने के लिए, प्रतिरक्षा जो है जितने भी विटनेस हैं उनको लाने के लिए कोई आदेशिकाएं वगैरह जारी करें, तो यहां पर जो है आदेशिकाएं जारी की जाएंगी। किसी साक्षी को पुनः बुलाना है तो आवश्यक होगा तो न्यायालय जो है स्वविवेकानुसार उसको साक्षी को फिर से बुला सकेगा। तो यहां पर जो है इस स्टेप के अंतर्गत आप ध्यान रखिए, एविडेंस एक्ट पूरा एप्लीकेबल होगा। साक्ष्य कैसे लिए जाने हैं, प्रति परीक्षा कैसे की जानी है, पुनः परीक्षा कैसे की जानी है, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं यहां पर की जाएंगी सेक्शन 242 और सेक्शन 243 के अंतर्गत प्रतिरक्षा के साक्ष्य में। अब जो है अभियोजन के साक्ष्य हो गए, प्रतिरक्षा के साक्ष्य हो गए, दोनों चीजें सब न्यायालय के सामने आ गई। अब न्यायालय जो है यहां पर क्या करेगा, अब सेक्शन 248 के अंतर्गत जो है अभियुक्त की दोष मुक्ति और दोष सिद्धि के संबंध में निर्णय देगा। तो हम उसको अभी देखते हैं, हमारा ये बोर्ड भर गया है। हम हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं, वहां पर हम जो है अभियुक्त की दोष मुक्ति और दोष सिद्धि के क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या व्यवस्था है, देखते हैं। मित्रों, धारा 248 सेक्शन 248 जो है यह चैप्टर 19 के अंतर्गत जो वारंट ट्रायल है, जो कि दो प्रकार की वारंट ट्रायल है, पहला पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित वारंट ट्रायल और दूसरा
पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट ट्रायल दोनों के अंतर्गत जो है दोष सिद्धि एवं दोष मुक्ति के संबंध में प्रावधान करती है। अब यहां पर आप बात को समझिएगा कि इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि भाई अभियोजन और अभियुक्त के साक्ष्यों को सुनने के बाद अभियोजन ने अपने साक्ष्य पेश कर दिए, अभियुक्त ने जो है अपना डिफेंस न्यायालय में पेश कर दिया। अब यहां पर जो है ध्यान रखिएगा कि बहस की स्टेज नहीं है, यहां पर जो है आर्गुमेंट्स नहीं होते। जैसे हमने सेशन ट्रायल में देखा था कि अभियोजन और अभियुक्त के साक्ष्यों को सुनने के बाद बहस की स्टेज पर मामला जाता था, लेकिन यहां पर जो है बहस की स्टेज पर मामला ना जाते हुए सीधे दोष मुक्ति या दोष सिद्धि पर मामला चला जाता है सेक्शन 248 के अंतर्गत। अब अगर इस मामले में जो कि न्यायालय ने दोनों पक्षों के अगर साक्ष्य ले लिए हैं, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया जाए, तो अभियुक्त को वो जो है दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। बात को समझिएगा कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से स्टेप करता है। दोष मुक्ति के आदेश को अभिलिखित करेगा, इसके बाद अभियुक्त की रिहाई का आदेश देगा, मतलब कि भाई दोष मुक्त है, अगर अभियुक्त कैद में है, अभियुक्त जेल में है, तो उसकी रिहाई का आदेश देगा, और अगर वह बेल पर है या बेल बॉन्ड अगर एग्जीक्यूट है तो उन सबको जो है निरस्त किया जाएगा। अब इसके बाद अगला जो है कि अगर मान लीजिए कि अभियुक्त को जो है दोष मुक्त ना कर दोष सिद्ध किया जाता है, कन्विक्टेड किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करता है, तो दोष सिद्धि का आदेश अभिलिखित करेगा। सिंपल सी बात है, अगर अभियुक्त जो है दोष सिद्ध किया गया है तो न्यायालय जो है अपने आदेश में लिखेगा कि अभियोजन अपना मामला साबित करने में सफल हुआ है तथा अभियुक्त को जो है फलाना फलाना प्रकरण में दोष सिद्ध किया जाता है, तो दोष सिद्धि का आदेश अभिलिखित करेगा। अब इसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि अगर एप्लीकेबल हो तो 325 की कार्रवाई करेगा। 325 की कार्रवाई क्या, अगर मजिस्ट्रेट जो है पर्याप्त दंड देने में अक्षम है, मतलब मजिस्ट्रेट इस मामले में जितना दंड देना चाहता है उतनी अधिकारता उसको नहीं है, तो 325 के अंतर्गत वो जो है इस मामले को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उसमें खुद दंड दे सकता है या किसी अन्य मजिस्ट्रेट के पास जो कि सक्षम है उतना दंड देने के लिए, उसके पास उसको दंड के लिए दे सकता है। इसके बाद जो है अगर 325 एप्लीकेबल हो तो ही होगा, है ना। इसके बाद धारा 360 या परवीक्षा अधिनियम की कार्रवाई करना है, अगर लागू हो तो। अगर लागू नहीं है तो ये कार्रवाई पर मामला जाएगा ही नहीं, लेकिन अगर लागू हो तो यहां पर धारा 360 की कार्रवाई भी देखी जाएगी, या फिर परवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो कार्रवाइयां होती हैं वो यहां पर होंगी। अगर ये कार्रवाइयां लागू होती हैं तो इनको करा जाएगा, अगर नहीं होती हैं तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है न्यायालय पूर्व दोष सिद्धि की कार्रवाई देखेगा कि भाई पूर्व दोष सिद्धि के आरोप लगाए जाएंगे, फिर उसके लिए साक्ष्य लिए जाएंगे, तत्पश्चात जो है दोष सिद्ध किया जाएगा। अब यहां पर जो है पूर्व दोष सिद्धि, हमेशा ध्यान रखिएगा कि पूर्व दोष सिद्धि के संबंध में चार्ज और उसके संबंध में साक्ष्य वगैरह कब लिए जाते हैं, जब जो प्रकरण चल रहा है उसमें उस व्यक्ति को, उस अभियुक्त को दोष सिद्ध कर दिया जाता है। तो अगर एप्लीकेबल हो तो पूर्व दोष सिद्धि की कार्रवाई यहां पर दिखेगा, अगर एप्लीकेबल नहीं है तो फिर ऐसे कोई चार्ज नहीं लगाए जाएंगे, पूर्व दोष सिद्धि के। एप्लीकेबल है तो लगाए जाएंगे। और ये सारी कार्रवाइयां कंप्लीट होने के बाद आखिरी में मजिस्ट्रेट साहब फिर क्या करेंगे, अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुना जाएगा। मतलब अब न्यायालय जो है इस प्रश्न पर सुनेगा कि भाई अभियुक्त को कितना दंड देना है। तो यहां पर जो है अभियोजन पक्ष जो है अपना तर्क रखेगा कि भाई इसमें जो है अभियुक्त को जो है इतना दंड दिया जाना चाहिए, कठोर दंड दिया जाना चाहिए। वहीं अभियुक्त की ओर से यह अभिवचन होंगे कि भाई जो है इसमें कम दंड दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर इस प्रकार की बातें यहां पर होती हैं। तो न्यायालय जो है दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो है दंडादेश देगा, दंड देगा कि भाई विधि के अनुसार जो है ऐसे अभियुक्तों को जो है, ऐसे अपराधी जो घोषित हो गए हैं तो उनको क्या दंड दिया जाएगा। तो यहां पर जो है न्यायालय अपना दंडादेश अभिलिखित करेगा। तो इस प्रकार से जो है सेक्शन 248 के अंतर्गत जो है दोष मुक्ति और दोष सिद्धि के संबंध में व्यवस्थाएं की गई हैं। मित्रों, चैप्टर 19 का जो बी पार्ट है वो बोलता है पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधारों पर संस्थित मामलों की वारंट ट्रायल। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे मामले जो कि पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट के संज्ञान में नहीं आए हैं, या वे मामले जो कि
पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर मजिस्ट्रेट के संज्ञान में आए हैं, उनमें जो है वारंट ट्रायल कैसे चलेगी, इसके बारे में प्रोविजन जो है चैप्टर 19 का जो बी पार्ट है वो हमें बताता है। सेक्शन 244 से लेकर सेक्शन 247 तक। अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये टोटल 4 सेक्शंस हो गई और इसके बाद सेक्शन 248 जो की बात करता है दोष सिद्धि और दोष मुक्ति के संबंध में, जो कि चैप्टर 19 के पार्ट ए और पार्ट बी दोनों पर एप्लीकेबल है। अब हम देखते हैं कि यह ट्रायल चलती कैसे है। तो सबसे पहले धारा 244 धारा 244 बोलती है अभियोजन का साक्ष्य। देखिए, जब जो है मामला न्यायालय के सामने आ गया है, मजिस्ट्रेट के सामने आ गया है और अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कर दिया गया है, तब ऐसी स्थिति में अभियोजन जो है अपने मामले का साक्ष्य न्यायालय के सामने रखेगा कि जो है किन किन आधारों पर जो है वह अभियुक्त को जो है दोषित करना चाहता है या उसको जो है दोषित कराना चाहता है। तब इन साक्ष्यों को सुनने के बाद, अभियोजन के साक्ष्यों को सुनने के बाद, अगर मजिस्ट्रेट का यह व्यू है या मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा है कि प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, आरोप जो है अभियोजन ने जो साक्ष्य पेश किए गए हैं वह इतने पर्याप्त नहीं है कि यह उपधारणा की जाए कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा और मामला यहां पर समाप्त हो जाएगा। या फिर अब इसके बाद जो है मान लीजिए कि धारा 245 के अंतर्गत अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जाता, मजिस्ट्रेट जो है अभियोजन के साक्ष्यों को सुनने के बाद यह उपधारणा करता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, अभियोजन के साक्ष्य इतने पर्याप्त हैं कि यह प्रथम दृष्टया उपधारणा की जा सकती है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तब ऐसी स्थिति में जो है धारा 246 सेक्शन 246 के अंतर्गत कार्रवाई होगी, जिसके अंतर्गत जो है क्या क्या प्रक्रिया होंगी। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लिखित रूप में विरचित किए जाएंगे, मतलब चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। चार्ज फ्रेम करने के बाद अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाए जाएंगे, चार्जेस जो है पढ़कर सुनाए जाएंगे और समझाया जाएगा। इसके बाद जो है न्यायालय क्या करेगा, अभियुक्त से पूछेगा कि क्या वह अपने ऊपर लगाए गए दोषों को स्वीकार करता है या फिर विचारण चाहता है। अब ऐसी स्थिति में अगर अभियुक्त अपराध को स्वीकार कर लेता है, आरोप को या दोष को स्वीकार कर लेता है, तो मजिस्ट्रेट जो है स्वविवेक अनुसार, मतलब मजिस्ट्रेट का स्वमोटो राइट है कि वह इस स्वीकारोक्ति पर या अभिवचन पर अभियुक्त को दोषित कर सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ऐसी स्थिति में जो है न्यायालय का या मजिस्ट्रेट का पूर्ण विवेक होता है कि वह दोष जो है दोष स्वीकार करने पर या तो दोष सिद्ध कर दे, या फिर वह मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि यहां पर दोष सिद्ध नहीं किया जाना चाहिए, जो है आगे जो है इस मामले को गुण और दोष के आधार पर देख लेना चाहिए, तो वह जो है आगे की कार्रवाई कर सकता है। मतलब या तो अभियुक्त ने जो अपराध स्वीकार नहीं किया तब वह आगे की कार्रवाई करेगा, और अगर स्वीकार कर लिया है और मजिस्ट्रेट जो है दोष सिद्ध नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट जो है अभियुक्त दोषी होने को स्वीकार नहीं करता है, तो अभियोजन के साक्ष्य मतलब स्वीकार नहीं कर रहा है या फिर मजिस्ट्रेट ने दोषित नहीं किया है, तो सिंपल सी बात है, जो अभियोजन ने यहां पर साक्ष्य रखे थे उन साक्ष्यों के संबंध में अगर अभियोजन किसी साक्षी का प्रति परीक्षण करना चाहता है, पुनः परीक्षण करना चाहता है, तो वो सारी कार्रवाइयां यहां की जाएंगी। और इसके बाद जब ये सारी प्रोसीडिंग हो जाती है, अभियोजन के साक्ष्य आ जाते हैं, अभियोजन के साक्ष्य का पुनः परीक्षण, प्रति परीक्षण सब कंप्लीट हो जाता है, तब इसके बाद अभियुक्त को जो है अपनी प्रतिरक्षा पेश करने का या प्रतिरक्षा साक्ष्य देने का न्यायालय में अवसर दिया जाएगा। अब यहां पर आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी प्रतिरक्षा साक्ष्य लिया जाएगा सेक्शन 247 के अंतर्गत, तो यहां पर जो है सेक्शन 243 के अंतर्गत जो प्रक्रिया है, मतलब कि अगर अभियुक्त चाहता है कि किसी साक्षी को बुलाने के लिए कोई आदेशिका जारी की जाए, किसी दस्तावेज को बुलाने के लिए कोई आदेशिकाएं जारी की जाए, तो वो सब की सब आदेशिकाएं वगैरह जारी की जा सकती हैं, साक्षियों को बुलाया जा सकता है।
कुल मिलाकर सेक्शन 243 के अंतर्गत जो प्रावधान है वह पूरे की पूरे यहां पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब अभियोजन के साक्ष्य हो गए, अभियुक्त की प्रतिरक्षा हो गई, इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आएगी अभियुक्त की दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। मतलब अगर जो है इन सबको सुनने के बाद न्यायालय जो है अपने जिस निष्कर्ष पर पहुंचे, अगर वह दोष मुक्त करना चाहता है तो दोष मुक्ति का आदेश लिखेगा, दोष सिद्ध करना चाहता है तो दोष सिद्धि का आदेश लिखेगा, जिसके बारे में अभी हम आपको पहले भी बता चुके हैं और फिर से आपको बताएंगे। तो यहां पर जो है इस प्रकार से पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधारों पर संस्थित मामलों की ट्रायल जो है इस प्रकार से चलती है। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 248 के अंतर्गत क्या प्रोविजन है। अभी हमने देखे थे, फिर से देख लेते हैं। मित्रों, धारा 248 सेक्शन 248 जो है यह चैप्टर 19 के अंतर्गत जो वारंट ट्रायल है, जो कि दो प्रकार की वारंट ट्रायल है, पहला पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित वारंट ट्रायल और दूसरा पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट ट्रायल, दोनों के अंतर्गत जो है दोष सिद्धि एवं दोष मुक्ति के संबंध में प्रावधान करती है। अब यहां पर आप बात को समझिएगा कि इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि भाई अभियोजन और अभियुक्त के साक्ष्यों को सुनने के बाद अभियोजन ने अपने साक्ष्य पेश कर दिए, अभियुक्त ने जो है अपना डिफेंस न्यायालय में पेश कर दिया। अब यहां पर जो है ध्यान रखिएगा कि बहस की स्टेज नहीं है, यहां पर जो है आर्गुमेंट्स नहीं होते। जैसे हमने सेशन ट्रायल में देखा था कि अभियोजन और अभियुक्त के साक्ष्यों को सुनने के बाद बहस की स्टेज पर मामला जाता था, लेकिन यहां पर जो है बहस की स्टेज पर मामला ना जाते हुए सीधे दोष मुक्ति या दोष सिद्धि पर मामला चला जाता है सेक्शन 248 के अंतर्गत। अब अगर इस मामले में जो कि न्यायालय ने दोनों पक्षों के अगर साक्ष्य ले लिए हैं, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया जाए, तो अभियुक्त को वो जो है दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। बात को समझिएगा कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से स्टेप करता है। दोष मुक्ति के आदेश को अभिलिखित करेगा, इसके बाद अभियुक्त की रिहाई का आदेश देगा। मतलब कि भाई दोष मुक्त है, अगर अभियुक्त कैद में है, अभियुक्त जेल में है, तो उसकी रिहाई का आदेश देगा, और अगर वह बेल पर है या बेल बॉन्ड अगर एग्जीक्यूट है तो उन सबको जो है निरस्त किया जाएगा। अब इसके बाद अगला जो है कि अगर मान लीजिए कि अभियुक्त को जो है दोष मुक्त ना कर दोष सिद्ध किया जाता है, कन्विक्टेड किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करता है। तो दोष सिद्धि का आदेश अभिलिखित करेगा, सिंपल सी बात है। अगर अभियुक्त जो है दोष सिद्ध किया गया है तो न्यायालय जो है अपने आदेश में लिखेगा कि अभियोजन अपना मामला साबित करने में सफल हुआ है तथा अभियुक्त को जो है फलाना फलाना प्रकरण में दोष सिद्ध किया जाता है, तो दोष सिद्धि का आदेश अभिलिखित करेगा। अब इसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि अगर एप्लीकेबल हो तो 325 की कार्रवाई करेगा। 325 की कार्रवाई क्या, अगर मजिस्ट्रेट जो है पर्याप्त दंड देने में अक्षम है, मतलब मजिस्ट्रेट इस मामले में जितना दंड देना चाहता है उतनी अधिकारता उसको नहीं है, तो 325 के अंतर्गत वो जो है इस मामले को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उसमें खुद दंड दे सकता है या किसी अन्य मजिस्ट्रेट के पास जो कि सक्षम है उतना दंड देने के लिए, उसके पास उसको दंड के लिए दे सकता है। इसके बाद जो है अगर 325 एप्लीकेबल हो तो ही होगा, है ना। इसके बाद धारा 360 या परवीक्षा अधिनियम की कार्रवाई करना है, अगर लागू हो तो। अगर लागू नहीं है तो ये कार्रवाई पर मामला जाएगा ही नहीं, लेकिन अगर लागू हो तो यहां पर धारा 360 की कार्रवाई भी देखी जाएगी, या फिर परवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो कार्रवाइयां होती हैं वो यहां पर होंगी। अगर ये कार्रवाइयां लागू होती हैं तो इनको करा जाएगा, अगर नहीं होती हैं तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है न्यायालय पूर्व दोष सिद्धि की कार्रवाई देखेगा कि भाई पूर्व दोष सिद्धि के आरोप लगाए जाएंगे, फिर उसके लिए साक्ष्य लिए जाएंगे, तत्पश्चात जो है दोष सिद्ध किया जाएगा। अब यहां पर जो है पूर्व दोष सिद्धि, हमेशा ध्यान रखिएगा कि पूर्व दोष सिद्धि के संबंध में चार्ज और उसके संबंध में साक्ष्य वगैरह कब लिए जाते हैं, जब जो प्रकरण चल रहा है उसमें उस व्यक्ति को, उस अभियुक्त को दोष सिद्ध कर दिया जाता है। तो अगर एप्लीकेबल हो तो पूर्व दोष सिद्धि की कार्रवाई यहां पर दिखेगा, अगर एप्लीकेबल नहीं है तो फिर ऐसे कोई चार्ज नहीं लगाए जाएंगे, पूर्व दोष सिद्धि के। एप्लीकेबल है तो लगाए जाएंगे। और ये सारी कार्रवाइयां कंप्लीट होने के बाद आखिरी में मजिस्ट्रेट साहब फिर क्या करेंगे, अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुना जाएगा। मतलब अब न्यायालय जो है
इस प्रश्न पर सुनेगा कि भाई अभियुक्त को कितना दंड देना है। तो यहाँ पर जो है अभियोजन पक्ष जो है अपना तर्क रखेगा कि भाई इसमें जो है अभियुक्त को जो है इतना दंड दिया जाना चाहिए, कठोर दंड दिया जाना चाहिए। वहीं अभियुक्त की ओर से यह अभिवचन होंगे कि भाई जो है इसमें कम दंड दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर इस प्रकार की बातें यहाँ पर होती हैं। तो न्यायालय जो है दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो है दंडादेश देगा, दंड देगा कि भाई विधि के अनुसार जो है ऐसे अभियुक्तों को जो है ऐसे अपराधी जो घोषित हो गए हैं तो उनको क्या दंड दिया जाएगा। तो यहां पर जो है न्यायालय अपना दंडादेश अभिलिखित करेगा। तो इस प्रकार से जो है सेक्शन 248 के अंतर्गत जो है दोष मुक्ति और दोष सिद्धि के संबंध में व्यवस्थाएं की गई हैं। मित्रों चैप्टर 19 का जो सी पार्ट है यह बोलता है विचारण की समाप्ति, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इस पार्ट में जो है 3 सेक्शन है, सेक्शन 248 से लेकर सेक्शन 250 तक, जिसमें सेक्शन 248 को हम देख चुके हैं कि भाई दोष मुक्ति दोष सिद्धि के संबंध में प्रावधान है। अब इसके बाद हम जो है सेक्शन 249 देख रहे हैं, जिसमें बताया गया है परिवादी की अनुपस्थिति। जिस व्यक्ति ने मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद किया है, परिवाद दायर किया है और सुनवाई के दिन वही व्यक्ति अनुपस्थित रहता है, न्यायालय में हाजिर नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है क्या कार्रवाई कर सकता है, इसके संबंध में प्रावधान सेक्शन 249 में प्रोवाइडेड है। इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि अगर मामला शमनी है, ध्यान दीजिएगा मामला कैसा है, शमनी है, कंपाउंडेबल है, या फिर मामला संदेह अपराध नहीं है, ऐसा मामला है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, कम गंभीर अपराध है, तो ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट जो है क्या कर सकता है, ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट आरोप विरचित किए जाने से पूर्व, ध्यान रखिएगा स्टेज क्या है, आरोप विरचित किए जाने से पहले जो है, पूर्व जो है, किसी भी समय अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है, अभियुक्त को डिस्चार्ज कर सकता है। तो यह व्यवस्था सेक्शन 249 में प्रोवाइडेड है। तो यहां पर आपको बात समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं सेक्शन 250 धारा 250 यह कहता है उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है बगैर किसी कारण के, बगैर किसी रीजन के जो है झूठा मामला कायम करा देता है, जिससे जो है अभियुक्त व्यक्ति जो है अनावश्यक रूप से परेशान होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर मामले में दोष सिद्धि हुई, दोष मुक्ति हुई है, ध्यान रखिए क्या हुआ है, मामले में दोष मुक्ति हुई है या फिर अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 250 के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट जो है क्या कार्रवाई कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है कि ऐसे व्यक्ति ने जिसने परिवाद न्यायालय के सामने दायर किया था, या फिर ऐसे व्यक्ति ने जिसने जो है पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है सूचना दी थी, मिथ्या सूचना दी थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है, उस व्यक्ति के ऊपर न्यायालय जो है प्रतिकर लगा सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति को जो कि अभियुक्त हुआ है, जो इस मामले से परेशान हुआ है, उस व्यक्ति को क्यों ना प्रतिकर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में धारा 250 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट जो है कितना प्रतिकर निर्धारित कर सकता है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो समझिएगा वह मजिस्ट्रेट जितना जुर्माना दंड देने के लिए प्राधिकृत है, जितना वह जुर्माना देने के लिए सशक्त है, उतनी राशि तक का धारा 250 के अंतर्गत जो है प्रतिकर निर्धारित कर सकता है। बात समझ में आई, कितना निर्धारित कर सकता है, जितना वह मजिस्ट्रेट जुर्माना लगाने के लिए जो है सक्षम है, सशक्त है, उतना जो है प्रतिकर निर्धारित कर सकता है। अब अगर मान लीजिए कि वह व्यक्ति जिसने परिवाद दायर किया है, या फिर वह व्यक्ति जिसने न्यायालय में या पुलिस अधिकारी को शिकायत की थी, वह व्यक्ति प्रतिकर अदा नहीं करता है या न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को 30 दिन का, ध्यान रखिए शब्द पर ध्यान रखिएगा, 30 दिन 30 डेज का जो है सादा कारावास से उसको दंडित किया जा सकता है। उसको जो है 30 दिन तक के कारावास के लिए जो है दंडादेश दिया जा सकता है कि इसको 30 दिन तक, मतलब 30 दिन जो अधिकतम टाइम पीरियड है, 30 दिन तक, ठीक है। तो यहां तक का न्यायालय जो है उस व्यक्ति को सादा कारावास में भेज सकता है। अब इसी के साथ साथ जो है इस सेक्शन धारा 250 का जो सब क्लॉज 6 है, बात समझिएगा, सब क्लॉज 6 है, ये कहता है कि
कोई परिवाद या इत्तला देने वाला जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा 2 के अधीन 100 रुपए से अनधिक प्रतिकर के लिए आदिष्ट किया गया है, मतलब 100 रुपए से अनधिक राशि के लिए अगर किसी व्यक्ति को जो है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है प्रतिकर के लिए, तो ऐसा समझा जाएगा उस आदेश की अपील ऐसे कर सकेगा मानो वह परिवाद या इत्तला देने वाला ऐसा मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया विचारण में दोष सिद्ध किया गया। कुल मिलाकर इतनी सी बात है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने अगर 100 रुपए तक का ऐसा प्रतिकर अधिरोपित किया है तो यहां पर जो है अपील के राइट है। किस प्रकार से अपील हो सकती है उस आदेश के विरुद्ध, जैसे कि उस न्यायालय ने ऐसे व्यक्तियों को दोष सिद्ध किया है। तो इस प्रकार से जहां पर उस सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की अपील होती है वहां अपील की जा सकती है। तो ये सारे प्रावधान जो है सेक्शन 250 के अंतर्गत प्रोवाइडेड हैं। और यहां पर यह भी उल्लिखित है कि सब क्लॉज 8 जो है 250 का यह बोलता है कि इस धारा के उपबंध समन मामलों तथा वारंट मामलों दोनों पर लागू होंगे। मतलब अभी जब हम समन ट्रायल देखेंगे वहां पर भी सेक्शन 250 एप्लीकेबल होगी, और जो हम चैप्टर 19 देख रहे हैं वारंट ट्रायल, इस पर भी सेक्शन 250 एप्लीकेबल होगी। मतलब दोनों ट्रायल्स के लिए जो है सेक्शन 250 का जो क्लॉज 8 है वह डायरेक्शन दे देता है कि इन दोनों के लिए जो है धारा 250 के प्रावधान लागू होंगे। मित्रों, इस प्रकार आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 19 जो है इसको हमने कंप्लीट देखा। वारंट ट्रायल के अंतर्गत जो है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों में वारंट ट्रायल और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधारों पर संस्थित वारंट मामलों में वारंट ट्रायल को हमने देखा। तो मित्रों, यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो है समन ट्रायल को देखेंगे और इसी के साथ साथ समरी ट्रायल को भी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो मित्रों, मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।